हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्निशन क्लासेज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली जीके जीएस का अपना टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 12 का डिस्कशन करने वाले हैं। यह सेट खान सर के टीम के द्वारा तैयार किया जाता है। खान सर एंड खान सर के टीम के द्वारा यह सेट तैयार किया जाता है। तो आइए आज हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में भी शेयर जरूर करें। यह सेट आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वो बिहार हो या बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न में कहा गया है, लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है? लटकती हुई घाटियां यह हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। 4 नंबर सही है। बर्फीली क्षेत्रों या हिमानी क्षेत्रों में लटकती हुई घाटियां पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? एक चक्रवात होता है और एक प्रति चक्रवात होता है। तो प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज होगा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर यही पूछता कि चक्रवात की दिशा क्या होगी तो चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। तो प्रति चक्रवात के लिए इसका ऑप्शन ये सही है। आगे देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इन चारों में से किसका मिलान गलत है? खमसीन जो हवा यह मिस्र में चलता है, यहाँ फौन हो जाएगा। फौन हवा अल्पस पर्वत पे चलता है। मिस्टल जो हवा यह राइन घाटी में चलता है। तो इसका ऑप्शन 2 गलत है। बोरो हवा पोलैंड में नहीं बल्कि एड्रियाटिक सागर में चलता है। 2 नंबर गलत। आगे देखिए 4 नंबर, यह रिपीट क्वेश्चन है। प्रति चक्रवात की वायु की दिशा किस ओर चलती है? तो यह उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से गुजरता है। ऑप्शन 2 सही है। इसमें से 2 ही ऑप्शन सही है, बाकी आपका पहला, तीसरा और चौथा गलत है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मेटल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य, कौन सा कथन है जो गलत है? आइए देखते हैं। इसकी गहराई 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होता, बिल्कुल सही है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में होता है, बिल्कुल गलत है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में नहीं होता है। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेटल है, बिल्कुल सही है। और इसका घनत्व, मेटल का घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक होता है। तो गलत पूछ रहा है, तो इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा। 7 नंबर देखिएगा, अग्निवलय किसे कहा जाता है? अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय, सर्किल ऑफ फायर या फिर रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। जलोढ़ परतंत्र कहाँ निर्मित होता है? जो जलोढ़ जो परतंत्र होता है वो कहाँ निर्मित होता है? तो यह नदियों के तट पर या नदियों के किनारे निर्मित होता है। 3 नंबर सही है। नदियों के किनारे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। आगे देखिए 9 नंबर, बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल चनहुद्रो है। 3 नंबर सही है, चनहुद्रो। आगे देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है? कौन है जो एक हड़प्पा शहर नहीं है? तो 10 का 3 नंबर सही हो जाएगा। मेहरगढ़ एक हड़प्पा शहर नहीं है। 3 नंबर सही है, मेहरगढ़। 11 देखिए, इसमें कहा गया है कि हड़प्पा कालीन लोगों के अस्त्र शस्त्र किससे बनाए जाते थे? हड़प्पा कालीन लोगों के जो अस्त्र शस्त्र था, हथियार था, वह पत्थर, ताम्र और कांसा, ये तीनों के बनाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कांसा यह है तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा प्लस टीन का मिश्रण है कांसा। आगे देखिए, स्वशासन या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में किया था? स्वराज शब्द की घोषणा दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1906 ईस्वी में किया गया था और यह कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में 1906 ईस्वी में इसकी घोषणा किया गया था। 2 नंबर सही है। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया है। पहली बार प्राचीन भारत का इतिहास व्यवस्थित रूप से निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने तैयार किया? तो पहली बार व्यवस्थित इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया है। 2 नंबर सही है, विंसेंट आर्थर स्मिथ। आगे देखिए 14, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए।
तो आइए सबसे पहले इन सभी का डेट जान लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो यह 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद यह स्वदेशी आंदोलन हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। पार्लियामेंट सुधार 1909 ईस्वी में लाया गया था और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 ईस्वी में किया गया है। तो अब इसको क्रम वाइज सजाना है, तो सबसे पहले आ जाएगा एक नंबर ए हो जाएगा, उसके बाद फिर डी होगा, फिर आ जाएगा सी और फिर बी, ए डी सी बी। तो यहाँ पर 14 का आंसर सही हो जाएगा, ए डी सी बी एक नंबर सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में का प्रावधान दिया गया है। दल बदल का उल्लेख संविधान के 10वें अनुसूची में किया गया और यह 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1985 ईस्वी में इसको जोड़ा गया है। आगे देखिए 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल रूप से इसमें पहले 14 भाषाएं थी और अब 22 भाषाएं हैं, तो आधिकारिक भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। आगे देखिए 17 कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। जो हमारा भारत का जो मूल संविधान है यह कन्हैया मानिक लाल मुंशी के द्वारा लिखा गया। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी के द्वारा हस्तलिखित या लिखा गया है। 4 नंबर सही है। आगे देखिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली लिया गया। तो भारत में जो संघीय प्रणाली है यह कनाडा से लिया गया। कनाडा से संघीय प्रणाली को ग्रहण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से अगर बात करें तो यहाँ से न्यायिक प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार जैसे संबंध या फिर अधिकारों को लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है और ये जो नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड में स्पेन से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था। तो भारत के संविधान सभा का गठन 1935 ईस्वी में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया था। 1 नंबर सही है। आगे देखते हैं 20 नंबर की एक लेंस के डैश से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो एक लेंस के कहां से अगर गुजारेंगे प्रकाश को तो बिना किसी विचलन के निकल जाएगा। तो 20 में यहाँ पे ऑप्टिकल केंद्र हो जाएगा कि अगर एक लेंस के ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन से निकल जाएगा। तो 4 नंबर सही है। सबसे सरल अल्कोहल कौन है। सबसे सरल अल्कोहल हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। ये देखते हैं इसको ऑप्शन को भी। तो यहाँ पर देखिए 21 का 1 नंबर सही है। मेथेनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। 22 में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सा एक विषम यौगिक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो एक विषम यौगिक है। तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एथीन। यह एक अलग है, तीनों में से अलग है। कैसे, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये जो तीनों है यह संतृप्त है। ये तीनों संतृप्त है और एथेन जो है यह असंतृप्त है। असंतृप्त है, यह असंतृप्त है। आगे देखिए 23 नंबर, परमाणु किसका बना होता है। परमाणु किसके बने होते हैं। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक का बना होता है। तो यहाँ जो परमाणु होता है यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गया और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट नाभिक हो जाएगा। आगे 24 नंबर की एक मनुष्य को यदि 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो उसको हाइपर मायोपिया यानी दूर दृष्टि दोष हो जाता है। 2 नंबर सही है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला 25 नंबर की किस दशा में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। किस दशा में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई किरण जल से होकर कांच में आपतित होगा तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। आगे देखिए कि वृक्क की निस्पंदक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क के इकाई को क्या कहा जाता है। तो उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क के क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। 26 का 4 नंबर सही हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला है 27 नंबर की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। 1 नंबर सही है, जल। आगे 28 नंबर, उत्तकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। किसकी मात्रा अधिक होगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाता है। उत्तक से बाहर आने वाले रुधिर में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाता है। आगे 29 नंबर की इसमें कहा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? किस माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है? तो श्वसन और दहन के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाता है। 30 नंबर है कि H2 गैस के 2 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन गैस के 2 मोलों का द्रव्यमान कितना है? तो इसके 2 मोलों का द्रव्यमान 4 ग्राम है, 4 ग्राम है। 3 नंबर सही है, 4 ग्राम, क्योंकि एक मोल का द्रव्यमान 2 ग्राम होता है, तो 2 मोल का द्रव्यमान 4 ग्राम हो जाएगा। 31 में कहा गया है कि किसी बर्तन में रखे द्रव्य के किसी भी भाग में दाब लगाने से उसका संचार संपूर्ण द्रव्य में हो जाता है तथा प्रत्येक दिशा में दाब की समान मात्रा प्रसारित होती है। तो उपयुक्त का नियम कौन सा है? तो इसमें उपयुक्त का कौन नियम है? तो यह पास्कल का नियम इसमें कहा गया है। आगे देखिए 32 नंबर की किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा? अगर किसी घड़ी के लोलक की लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसकी अवधि बढ़ती है और घड़ी के पीछे हो जाता है, घड़ी पीछे हो जाता है। 33 नंबर है कि काई के प्रजनन में पौधे केवल निम्नलिखित अंगों से एक नए पौधे को देता है। तो 33 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, तना, जड़ और पत्ती इसका सही आंसर है। 34 देखिएगा, इसमें कहा गया है कि किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तन हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है? तो तत्व की परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। 3 नंबर सही है। आगे 35 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में किसकी पूर्णतः स्वीकृति सहायक संस्था के रूप में की गई है? तो 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संस्था के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न 36 नंबर की निम्नलिखित भारतीय बैंक में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? फेडरल बैंक, विजया बैंक, देना बैंक या कॉर्पोरेशन बैंक? तो इसमें से फेडरल बैंक राष्ट्रीय बैंक नहीं है, 1 नंबर सही है। देखिए सबसे पहले 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर उसके बाद 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहली बार 1969 में 14 बैंक का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। निम्नलिखित में से किसे वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक क्रय शक्ति को कहा जाता है। आगे है 38 नंबर की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? आइए ऑप्शन को देखते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत 1949 ईस्वी में किया गया था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत 1949 में किया गया। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 ईस्वी में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम या प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में किया गया। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण इसको 1956 ईस्वी में किया गया था। तो पूछा है कि सबसे पहले कौन हुआ? तो सबसे पहले हो जाएगा बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत 1949 में। आगे है कि बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया था। 1 नंबर सही है, 1956। किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को नरम ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की योजना को स्वीकार कर लिया है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1949 इसका सही आंसर है। हाल ही में यूपीएससी ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 41 का देखिए ऑप्शन है, लेटरल एंट्री का मतलब मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों को भरने के लिए सेवा संवर्गों के बाहर से किसी व्यक्ति की भर्ती प्रक्रिया। इसे औपचारिक रूप से 2018 में पेश किया गया था। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना। तो इसमें दोनों कथन सही है, दोनों जो कथन है वह सही है। औपचारिक रूप से इसे 2018 में पेश किया गया था। 19वां CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा न्यू दिल्ली में किया गया है, न्यू दिल्ली में किया गया था। आगे 43 नंबर की पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक संघ ने सेफ डे मिशन की नियुक्त किया है। सेफ डे मिशन सत्य प्रकाश संगवान को नियुक्त किया गया, सत्य प्रकाश संगवान को नियुक्त किया गया है। 44 का देखिए, हाल ही में लॉन्च प्रॉम्प्ट पोर्टल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो 44 का ऑप्शन देखते हैं, यह प्रॉम्प्ट पोर्टल
परियोजनाओं की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और विश्लेषण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सही है। यह ऑनलाइन मंच परियोजना प्रबंधकों और हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम है। तो इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। 44 का ऑप्शन 3 सही है। आगे देखिए 45 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वीं महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से डैश में हस्तांतरित कर दिया है। तो यह बांग्लादेश से यूएई में हस्तांतरित कर दिया गया, यूएई में हस्तांतरित कर दिया गया है। अगला 46 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 भूवैज्ञानिक को यह पुरस्कार प्रदान किया है। भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और प्राकृतिक जोखिम जांच में 12 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा। इसमें से दोनों कथन सही है, दोनों जो कथन है वह सही है। आगे 47 की, अब भारत और मलेशिया ने अपनी उन्नत राजनीतिक साझेदारी को व्यापक साझेदारी में बदलने के लिए समझौता किया है और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन को देखते हैं। दोनों देश शासन सुधार, लोक प्रशासन के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर हस्ताक्षर किया, तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के राजा समकक्ष अनवर बिन इब्राहिम के बीच नई दिल्ली में समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसमें दोनों कथन सही है। 47 का ऑप्शन 3 सही है, इसमें दोनों कथन सत्य है। 48 देखिएगा कि 20 अगस्त को राजीव गांधी के जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो उन्होंने किस वर्ष प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी? राजीव गांधी पहली बार पीएम 1984 ईस्वी में बने थे और यह 7वें प्रधानमंत्री थे। आगे 49 नंबर, सीएट क्रिकेट रैंकिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया, रोहित शर्मा को यह अवार्ड दिया गया है। आगे देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न, इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का प्रतिष्ठित खिताब लगातार तीसरी बार किसे दिया गया? तो यह जो खिताब है यह तीसरी बार राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया। 3 नंबर सही है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 12 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।